फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पादप प्रजनन के प्रमुख चरण यानी कि मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न पादप प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वर्तमान समय में जो उच्च उत्पादन वाली या उच्च क्षमता वाली और उच्च गुणवत्ता वाली और जो डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रजातियां जो विकसित हुई हैं वो पादप प्रजनन से विकसित हुई हैं। और पादप प्रजनन के द्वारा उत्पन्न कुछ प्रमुख जो प्रजातियां हैं वो उनमें हम सबसे पहले गन्ना, वीट और राइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वीट और राइस सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जिस पर वर्ल्ड की मैक्सिमम जनरेशन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो निर्भर करती है। 1960 से लेकर 2000 तक जो वर्षों के दौरान जो गेहूं का उत्पादन है वो 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो गया। 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ। इसे ही क्या बोलते हैं? हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं कि जो प्रजातियों का विकास हुआ जिसके कारण उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसी प्रकार से जो धान का उत्पादन था वो 35 मिलियन टन से 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गया। इसका जो कारण रहा कि गेहूं की जो उत्पादन बढ़ा, धान का जो उत्पादन बढ़ा, वो अर्धवामन किस्मों का विकसित होने के कारण हुआ। यानी कि जो अर्धवामन किस्में हैं, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ बनाई गई जो बॉरलॉग ने और अन्य साइंटिस्ट ने विकसित की, तो उसके आधार पर ये विकास हुआ। और जो मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बॉरलॉग ने गेहूं की अर्धवामन किस्मों का सोनारा 64, लर्ना रोजा 64 का विकास किया। और इसके बाद गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। जो गेहूं के बाद जो राइस की जो फसलें हैं वो है IR8 और दो इम्पोर्टेंट फसलें या जो किस्में डेवलप हुई IR8 और दूसरी थाई चूंग नेटिव 10। थाई चूंग नेटिव 1 जो है वो ताइवान में विकसित हुई, जबकि IR8 जो राइस की वैरायटी है वैराइटीज़ जो है, जो IR8 है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में पैदा हुई या विकसित कराई गई, जबकि थाईचुंग नेटिव 1 को ताइवान में विकसित किया गया और 1966 में इनको प्रयोग में लाया गया। बाद में इसको इंडिया में भी यूज़ किया गया और इसके बाद ये कुछ समय तक प्रयोग होने के बाद इससे अच्छी उत्पादन करने वाली अर्धवामन किस्में जया और रत्ना का प्रयोग भारत में हुआ। जया और रत्ना, ये दो किस्मों का प्रयोग बाद में ज़्यादा हुआ। पहले IR8 और थाईचुंग नेटिव 1 जो है, जो ताइवान में और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित हुई थी, उनका प्रयोग किया गया। बाद में कुछ समय बाद इनका विकास होने के बाद इंडिया में यूज़ किया गया और उसके बाद इंडिया में कुछ समय तक यूज़ होने के बाद इनकी जगह अब जया और रत्ना का प्रयोग होने लगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छी
हाई यील्डिंग वैरायटीज थी। बाद में गन्ने का विकास में देखिए आप, गन्ना यानी कि शुगर केन। अब शुगर केन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेम, क्योंकि स्टेम से ही शुगर प्राप्त होती है। तो सैकेरम बारबरी, सैकेरम बारबरी, जो सैकेरम बारबरी है उसका जो विकास है या जो उसका जो उत्पादन है वो मूलतः उत्तरी भारत में किया जाता है। उत्तरी भारत में इसको यूज किया जाता था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, इसकी शर्करा अंश और उत्पादन क्षमता दोनों कम थी। यानी कि इसमें शर्करा अंश एंड उत्पादकता यानी कि उत्पादन क्षमता दोनों कम थी। अब जो दक्षिण भारत में यूज होने वाला है सैकेरम ऑफिसिनेरम, दक्षिण भारत में कौन सा यूज होता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम। ऑफिसिनेरम ऑफिसिनेरम। तो सैकेरम बारबरी उत्तरी भारत में होता था, लेकिन इसमें शर्करा अंश कम था, उत्पादन क्षमता कम थी। सैकेरम ऑफिसिनेरम दक्षिण भारत में उगाया जाता था और उसमें शर्करा अंश और उत्पादन क्षमता अधिक थी। लेकिन ये उत्तर भारत में ग्रो नहीं कर पाता था, यानी कि यहाँ वृद्धि नहीं कर पाता था। तो इसीलिए मजबूरी में ये सैकेरम बारबरी ही बोया जाता था, जिससे उत्पादन क्षमता कम होती थी, शर्करा कंटेंट कम होता था, इसकी वजह से नुकसान होता था, यानी कि पैसों का जो किसान को पैसे मिलते थे वो कम मिल पाते थे। बाद में इन दिनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया और संकरित करने के बाद इसमें जो वांछित गुण है, यानी कि वांछित गुण क्या है, शर्करा अंश अधिक होना और उत्पादकता ज़्यादा होना, यानी कि वो मोटा होना। तो जो स्टेम है वो ज़्यादा मोटा हो गया, उसमें शर्करा ज़्यादा हो गई और दोनों के क्रॉस से उत्तरी भारत में गन्ना उत्पादन बढ़ा, क्योंकि दोनों क्रॉस से जो वैरायटी बनी उसमें अब दोनों के गुण आ गए। क्या कि शर्करा अंश तो ज़्यादा इससे आया, उत्पादन ज़्यादा आया और अब वो इसके क्रॉस होने से वो उत्तर भारत में ग्रो भी करने लगा। तो इन दोनों क्रॉस कराने से एक ऐसा संकर पैदा हुआ जो अब उत्तर भारत में ग्रो भी करने लगा और उसमें शर्करा अंश यानी कि शुगर कंटेंट और मोटाई उसकी ज़्यादा थी, जिससे उत्पादन उसका ज़्यादा हो गया। तीसरा है ज्वार या मिलेट्स। मिलेट्स को मोटा अनाज भी बोलते हैं, गौण अनाज भी बोलते हैं। और ये अनाज जो होता है ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना गेहूं, राइस और वीट यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा राइट यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में और फिर सेकंड नंबर पर वीट होता है। लेकिन जो ये इसमें आते हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये कम यूज़ होते हैं और इनको गौण अनाज बोलते हैं, इसलिए इसको मोटा अनाज बोल देते हैं। तो भारत में जो संकर मक्का, संकर ज्वार, संकर बाजरा जो है उसका सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है और ये जल के अभाव के प्रति जो प्रतिरोधी हैं और जो उच्च उत्पादन वाली जो ये संकर प्रजातियां हैं, इनका विकास भी जो संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से हुआ, दो वैरायटीज़ के बीच में आपस में क्रॉस करा के संकर
ज्वार, संकर मक्का और संकर बाजरा आदि प्रजातियों का विकास किया गया, जो अब भारत में बहुत सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं, ग्रो कराई जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय भी बढ़ी है। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस और पीड़कों यानी कि नाशी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स पेस्ट के लिए अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन जो भारत की उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल भागों में, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में जलवायु में टेम्परेचर बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर मॉडरेट रहता है, बीच में रहता है, बहुत कम नहीं रहता है। इसके कारण इस उपयुक्त तापमान पर जो कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु आदि जो रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं और इसीलिए इन रीजन्स में जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, इन रोगाणुओं का वो अधिक होता है। अतः हमें ऐसी वैरायटीज़ विकसित करनी चाहिए या विकसित की गई हैं जो रोग प्रतिरोधी हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, जिनसे जो ये रोगाणु होते हैं उसका नुकसान ना कर सके, उसको इन्फेक्टेड ना कर सके, उनको संक्रमित ना कर सके, जिससे उनका नुकसान ना हो और वो किसान के लिए फ़ायदेमंद हो। अब रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित होने के बाद, पादप प्रजनन से विकसित होने के बाद बहुत सारी जो विकसित वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं, वो बाज़ार में आई, जिससे किसानों ने उगाना शुरू किया और उससे किसानों को बहुत लाभ पहुंचा, क्योंकि अब नुकसान होना बंद हो गया था। अब जो रोग प्रतिरोधकता के लिए जो प्रजनन विधियां हैं वो दो मेथड से होती हैं। एक होती है म्यूटेशनल ब्रीडिंग यानी कि उत्परिवर्तन, प्रजनन, और जो सिंपल होती है वो होती है पारंपरिक प्रजनन यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी कि पारंपरिक ब्रीडिंग जो सामान्यतः अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पारंपरिक जो ब्रीडिंग है यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, उसमें वही स्टेप होते हैं कि सबसे पहले प्रतिरोधकता के लिए एक स्रोत की प्राप्ति, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना, फिर जो चयनित जनक हैं उनके बीच संकरण कराना, संकरण कराने के बाद जो वांछित गुण वाले संकर हैं उनका चयन करना, उनका मूल्यांकन करना और फिर नई किस्म का परीक्षण करना, परीक्षण करने के बाद उनको रिलीज़ करना और जिससे बाज़ार में आने के बाद वो अब बिकने लगती हैं। फसलों की कुछ रोग प्रतिरोधी किस्में जो पादप प्रजनन से विकसित हुई हैं वो हैं नंबर 1 गेहूं के लिए। इसकी जो किस्म है जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से विकसित हुई है वो है हिमगिरी, जो लीफ रस्ट यानी कि पर्ण कीट के लिए प्रतिरोधी होती है। इसके अलावा ये धारी कीट यानी कि स्ट्राइप रस्ट के लिए भी प्रतिरोधी होती है और हिलबंट यानी कि हिलबंट के लिए भी ये प्रतिरोधी होती है। दूसरी है ब्रेसिका यानी कि सरसों। इसकी जो वैरायटी है जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से विकसित हुई है वो है पूसा स्वर्णिम और ये श्वेत कीट यानी कि वाइट रस्ट के प्रति प्रतिरोधी होती है, अर्थात इन किस्मों पर इन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है फूल गोभी। इसकी जो किस्म है जो प्लांट ब्रीडिंग से विकसित हुई है वो है पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1 और ये ब्लैक रॉट
और कुंचित अंगमारी यानी कर्ल ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी होती हैं। लोबिया काउपी, इसकी जो वैरायटी है विकसित वो है पूसा कोमल, जो जीवाणुक अंगमारी यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी होती है। और लास्ट है मिर्च यानी कि चिली, इसकी जो उन्नत जो वैरायटी है वो है पूसा सदाबहार, जो चिली मोजाइक वायरस, तंबाकू मोजाइक वायरस और पूर्ण कुंचन यानी कि लीफ कर्ल के लिए प्रतिरोधी होती है। अब दूसरी जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती है, तो उत्परिवर्तन का मतलब क्या है कि जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन जो उनके जीव द्रव्य में होते हैं यानी कि डीएनए में, क्रोमोसोम में, जीन्स में होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन बोलते हैं। हुगो डिवरीज ने म्यूटेशन टर्म को पहली बार यूज किया था। उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर अपने प्रयोग किए और टर्म म्यूटेशन भी उन्होंने ही दिया। तो जो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन के द्वारा जीन्स के बेस अनुक्रमों में यानी कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, क्षारों के अनुक्रमों में परिवर्तन करके ऐसे लक्षण और ट्रेट विकसित किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं जो पादपों में सामान्यतः उपस्थित नहीं होते। अर्थात म्यूटेशन का यूज हम नए कैरेक्टर्स के विकास में भी कर सकते हैं। रसायनों यानी कि केमिकल्स, विकिरण यानी कि रेडिएशन जैसे गामा किरणें और कृत्रिम प्रयोग करके इनका हम नए लक्षण विकसित किए जा सकते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन यानी कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन। यानी कि जब हम कृत्रिम रूप से जो म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले, जिन्हें हम म्यूटेजेन बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और पादपों में नए लक्षण विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो म्यूटेशन के इस यूज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, इंड्यूस्ड म्यूटेशन यानी कि प्रेरित उत्परिवर्तन। और प्रेरित उत्परिवर्तन से हम पादप प्रजनन में नए श्रेष्ठ लक्षणों का विकास करते हैं, नई किस्मों का विकास करते हैं। और जब हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन का यूज करके नई प्रजातियों को विकसित करते हैं, नई किस्मों को विकसित करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन यानी कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब म्यूटेशनल ब्रीडिंग से जो यूज करके बनाई गई है वो है मूंग यानी कि बीन, जो पीत मोजाइक वायरस, जो बीन है इसमें यानी कि मूंग, जो बीन है वो पीत मोजाइक वायरस विषाणु के प्रति रेजिस्टेंट होती है। यानी कि जो उत्परिवर्तन के द्वारा बीन विकसित की गई है वो पीत मोजाइक वायरस के प्रति प्रतिरोधी होती है और चूड़िल असिता के प्रति, चूड़िल असिता के प्रति क्या होती है? ये रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है, अर्थात इनका इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। भिंडी में पीत मोजाइक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली वैरायटी यानी कि वाइल्ड वैरायटी से स्थानांतरित की गई है और वो भी म्यूटेशन के थ्रू की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो एबेलमास्कस एस्कुलेंटस एक नई प्रजाति विकसित हुई है, वो परभनी क्रांति उत्पन्न हुई है। यानी कि जो नई किस्म उत्पन्न हुई है वो है परभनी। तो परभनी जो है, परभनी किस्म जो है वो म्यूटेशन के थ्रू भिंडी की इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो उसकी वाइल्ड वैरायटी में से स्थानांतरित की गई है उसके लिए म्यूटेशन के थ्रू। और इसके बाद अब हमें पढ़ना है पीड़कों यानी कि नाशी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन, यानी कि जो ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट्स पेस्ट। अब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले संक्रमण के अतिरिक्त अब जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा, वो प्लांट्स में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कीट और अन्य पीड़क, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं।
पीडक बोलते हैं इनको, पीडक या पेस्ट। तो ये पीडक और पेस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये ग्रसन द्वारा, इन्फेक्शंस द्वारा, और नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? ग्रसन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फेस्टेशन मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल अटैक अपॉन समथिंग, यानी कि बाहर संक्रमण। अगर कोई है यहां पर जो किसी चीज का संक्रमण है वो है इन्फेक्शन, और अगर ये अंदर चला गया तो ये हो गया इन्फेक्शन, संक्रमण। तो जो इन्फेस्टेशन यानी कि ग्रसन है, उसका मतलब क्या है कि बाह्य सतह पर अटैक। तो इन्फेस्टेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल यानी कि बाह्य सतह पर आक्रमण। जो पेस्ट होते हैं वो प्लांट के भागों के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके एक्सटर्नल सरफेस पर अटैक करते हैं और वहाँ उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रसन यानी कि इन्फेस्टेशन। लेकिन जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव बॉडी के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। तो पेस्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, और वो अन्य जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पीडक की तरह काम करते हैं, पेस्ट की तरह काम करते हैं, और वो ग्रसन यानी कि इन्फेस्टेशन के द्वारा प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके कारण फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। पौधों में अनेक आकारिकीय यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आकारिकीय मतलब बाह्य संरचनाओं में, फिर उसके बाद कायिकीय, कायिकीय का मतलब फिजियोलॉजिकल और जैव रासायनिक। यानी कि बायोकेमिकल जो बदलाव होता है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आकारिकीय रूप से, या कायिकीय यानी कि फिजियोलॉजिकली, या जैव रसायन यानी कि बायोकेमिकल रूप से जो कोई भी चेंज होता है, वो इनको जो चेंज होते हैं वो प्रतिरोधी बनाते हैं इनको। किसके प्रति? पेस्ट के प्रति। पेस्ट के प्रति इनको प्रतिरोधी बनाते हैं, और प्रतिरोधी बनाने से इनकी सुरक्षा होती है और ये इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जो पत्ती है उन पत्तियों पर जो रोमों की उपस्थिति है, यानी कि हेयरी लीव्स, जिन जो लीव्स पर हेयर्स पाए जाते हैं, पतले पतले हेयर पाए जाते हैं, उनके कारण पत्तियां जो होती हैं वो सुरक्षित हो जाती है कीटों के प्रति। जो कीट होते हैं वो उन हेयर्स के कारण अंदर पत्ती की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते और वो उसी में अटक कर रह जाते हैं। तो इससे पत्तियों की सुरक्षा होती है, प्लांट की सुरक्षा होती है, अर्थात कीट पत्तियों के मुख्य ऊतकों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा कपास में जैसिड के लिए इसी प्रकार की प्रतिरोधकता पाई जाती है। जो जैसिड्स होते हैं उनके लिए कपास में कैसी पाई जाती है? हेयरी पत्तियां पाई जाती है, यानी कि जो रोम है उन पर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इसी प्रकार से एक आकारिकीय जो बदलाव है वो है ठोस तना। एग्जाम्पल, गन्ना में ठोस तना होता है, गेहूं में भी इसी प्रकार का ठोस तना होता है। तो इसके कारण स्टेम में सॉफ्ट फ्लाई भेद नहीं पाती और इसके अंदर नहीं आ पाती, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करने के कारण अब वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो दूसरा जो आकारिकीय परिवर्तन है, मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन क्या हो गया? हेयर की प्रेजेंस होना। लेकिन फिजियोलॉजिकल परिवर्तन क्या है कि ठोस तने का और मजबूत तने का होना, और इसलिए सॉफ्ट फ्लाई जो होती है वो तने को भेद नहीं पाएगी, अंदर नहीं पहुंच पाएगी, और चिकनी पत्तियां यानी कि जो स्मूथ नहीं होती हैं और मतलब चिकनी होती हैं पत्तियां,
और उसमें नेक्टर विहीन जो कपास की किस्में होती हैं वो बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। किसके कारण? चिकनी लीव्स के कारण, और किसके कारण? नेक्टर एब्सेंट होने के कारण, यानी कि नेक्टर लेस होने के कारण। नेक्टर को क्या बोलते हैं? मकरंद विहीन और चिकनी लीव्स होने के कारण कपास में वो बॉलवर्म के प्रति क्या हो जाएंगी? प्रतिरोधक हो जाएंगी, उनके प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगी, यानी कि उन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। भारत में जो मक्का की किस्में पाई जाती हैं, मक्का के अंदर उच्च एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रोजन कम अमाउंट में पाया जाता है, और शर्करा अंश जो होता है वो कम पाया जाता है। तो इसीलिए वो तना भेदक, यानी कि जो स्टेम बोरर होते हैं, जो स्टेम को भेद कर अंदर पहुंच जाते हैं, उसके प्रति वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। तो ये इसका बायोकेमिकल इफेक्ट है, इसका बायोकेमिकल का एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर मक्का के अंदर हाई एसिटिक एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट होने के कारण वो स्टेम बोरर के प्रति क्या हो जाती हैं? अब प्रतिरोधी हो जाती हैं। और कद्दूकुल में कुकुरबिटेसिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कुकुरबिटेसिन जो होता है वो कुकुरबिटेसी फैमिली के नाम से कुकुरबिटेसिन कहलाता है। तो कुकुरबिटेसिन जो होता है वो कड़वा होता है, जिसके कारण बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं या जो कीट होते हैं या जो पीड़क होते हैं वो उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वो कड़वा होता है। तो कुछ जो प्रतिरोधी किस्में हैं वो है, पहली है रेस्पीड मस्टर्ड, यानी कि ब्रासिका। उसकी जो किस्म है, विकसित किस्म है, उसका नाम है पूसा गौरव, और वो किसके प्रति रेजिस्टेंस से प्रतिरोधी है? वो एफिड्स के प्रति, यानी कि एफिड्स इन वैरायटीज में प्रवेश नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दूसरा है फ्लैट बीन की जो वैरायटी है वो है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, जो जैसिड्स के प्रति प्रतिरोधी है, एफिड्स के प्रति, और फल भेदक यानी कि फ्रूट बोरर के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं, अर्थात ये इनमें इन्फेक्शन नहीं कर पाती हैं। और तीसरा है ओकरा यानी कि भिंडी, उसकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है पूसा सावनी और पूसा A4 है, और ये प्ररोह और फल भेदक यानी कि शूट एंड फ्रूट बोरर के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो इस प्रकार से तो जो पादप प्रजनन से जो वैरायटीज़ डेवलप करी गई हैं वो विभिन्न प्रकार के पीड़कों के प्रति भी रेजिस्टेंस देती हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनके लिए प्रतिरोधकता देते हैं, और इनसे उच्च उत्पादन होता है, उच्च उत्पादन की आधारशिला रखी जाती है, क्योंकि जो रोग होते हैं या जो पेस्ट होते हैं वो प्लांट्स पर संक्रमण करके उनकी जो पैदावार है, उनकी जो उत्पादकता है उसको कम कर देते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। तो पादप प्रजनन के द्वारा इनकी जो ऐसी किस्में विकसित की जाती है जो रोग के प्रति या किसी इंसेक्ट पेस्ट के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, तो उनसे जो पादप प्रजनन से विकसित वैरायटीज़ होती हैं वो नुकसान कम कराती हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, और उत्पादकता बढ़ने से किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होता है और उनको आर्थिक फ़ायदा पहुंचता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।